नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इंडिया के लीडिंग स्टडी यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। और हम और आप जुड़ चुके हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी, ऑडियो और वीडियो सभी कुछ क्लियर होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ जल्दी से बता दीजिए, जिससे आज का इस सेशन हम लोग स्टार्ट कर सकें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आज इस सेशन में हम कर सकें। क्योंकि ये जो चैप्टर है, इसमें जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम करेंगे उतना ही ज़्यादा हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस बेस्ड सेशन है। जैसा कि आपको मैंने बताया था, कल भी आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर भैया जो है सिंपल सी एक बात है कि यहाँ पर हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। क्या? कि भैया स्टेटमेंट में जो भी दिया है उसके हिसाब से ही बस हमें सोचना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पर्सपेक्टिव से बिल्कुल नहीं सोचना। अगर आप अपने पर्सपेक्टिव से या अपने अपने ओपिनियन से सोचोगे तो हमेशा वो चीज़ गलत हो जाती है। लेकिन आज के चैप्टर में और कल वाले चैप्टर में थोड़ा सा एक डिफरेंस है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। कल हमने क्या क्या पढ़ा था? कल इसी चैप्टर, कल यहीं पर हमने कुछ पढ़ा था, है ना? चलिए देखिए। हाँ जी, देखिए दोस्तों, तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था स्टेटमेंट एंड, चलिए भाई सभी लोग जुड़ गए हैं, जल्दी से सभी लोग बता दीजिए क्या मेरी आवाज़ आ रही है, ऑडियो और वीडियो सब कुछ क्लियर है, हाँ या ना? तो कल हमने पढ़ा था स्टेटमेंट और अजम्पशन। अजम्पशन का मतलब होता है पूर्व धारणा। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि कभी भी कथन और पूर्व धारणा जब पढ़ते हैं तो उसमें कथन जो होता है वो तो हो गया स्टेटमेंट, जो कि हमारा वक्ता यानी ऑथर बोल रहा है। तो जो भी बात ऑथर यानी कि स्टेटमेंट जो बोलता है वक्ता, बस उसी को हमें सच मान के चलना है। और हमें ये सोचना है कि वो हमें क्या सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, यानी कि उसने अगर ये बात बोली तो क्यों बोली, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, हमें उसके हिसाब से सोचना पड़ता है, अपने हिसाब से नहीं। तो तभी हमारा हमेशा अजम्पशन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चले, ध्यान रखना ना, जो भी अजम्पशन स्टेटमेंट के फ्लो में चलता है, यानी कि स्टेटमेंट हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसने ये बात बोली तो उसके पीछे क्या अज्यूम किया होगा उसने, हमने नहीं। हमारे हिसाब से तो कुछ भी हो सकता है, तो वो अजम्पशन हमारा सही होता है। ये हमने कल पढ़ा था। और हमने कल क्या पढ़ा था? स्टेटमेंट निष्कर्ष पढ़ा था। निष्कर्ष भी हमेशा स्टेटमेंट के आधार पे होता है। आज का जो चैप्टर है वो है स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट। कोई मुझे बता सकता है आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है कि आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर आर्ग्यूमेंट का मतलब तो हमने सुना था कि बहस करना होता है। क्या होता है? बहस। सही है कि नहीं है? आर्ग्यूमेंट करना क्या बहस करना होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। आर्ग्यूमेंट करना बहस करना ही होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात समझिए, आर्ग्यूमेंट करना बहस करना होता है, बट आर्ग्यूमेंट का एक और भी मतलब होता है, उसको कहते हैं तर्क। क्या होता है? तर्क। तो ध्यान रखिएगा, आर्ग्यू का मतलब क्या है? तर्क। यानी कि इसका मतलब हो गया कि आज हमें पढ़ना है कथन और तर्क। आर्ग्यूमेंट का मतलब है कि आप किसी से बहस कर रहे हो, बट एक तरीके से आप उसके तर्क वितर्क कर रहे हो। आप किसी भी बात पे बहस करो, अपने तर्क रखो और अपने आप को जस्टिफाई करो, अपनी बात को प्रूव करो कि आप सही हो या गलत हो। बात समझिए, बहस करना अच्छा होता है कि बुरा होता है, ये बताइए। अच्छा, कौन मुझे बताएगा बहस करना अच्छा होता है कि बुरा होता है? ये बताइए, मुझे बताइए। आर्ग्यूमेंट जो होती है, जिसको हम लोग बहस बोलते हैं, बहस करना अच्छा है या बुरा है? बताइए, बहस करना सही है या गलत है? जल्दी से सभी लोग मुझे बता दीजिए, बहस करना अच्छा है या बुरा है? अंकित, प्रदीप, रोहित, अक्कू, रुचिता, रेखा, अभियोजा, प्रदीप, प्रिशु, कोमल, हाड़ी, आमी लवर, स्टडी बेट ट्रिक्स, गुरुजी प्रणाम आपको भी, गुड्डू जी, सभी लोग मुझे बताइए, आर्गुमेंट करना अच्छा होता है कि बुरा होता है? कुछ लोग कह रहे हैं बुरा होता है, बुरा होता है, बुरा होता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, बहस यानी आर्गुमेंट करना अच्छा या बुरा ऐसे नहीं निकलता है। अच्छा या बुरा निर्भर करता है किसी एक चीज पे। पता है किस पर निर्भर करता है? ध्यान रखिएगा, किसी भी बहस से अगर कोई
निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन निकल कर आ रहा है तो वो बहस हमेशा अच्छी होती है, और अगर किसी बहस के बाद कोई भी निष्कर्ष निकल कर नहीं आ रहा है इसका मतलब वो बहस क्या हो गई, बेकार हो गई। आपने टीवी पर हमेशा जब न्यूज़, इस समय तो न्यूज़ चैनल नहीं चल रहे हैं, कोरोना की वजह से न्यूज़ चैनल चलते हैं ना, उससे पहले भी न्यूज़ चैनल चलते थे, और कुछ ना कुछ आपने देखा कि एक डिबेट चलती रहती है ना कोई एक डिबेट चलती रहती है। तो जब एक डिबेट चलती है तो वहां पर हमेशा एक टैगलाइन लिखी होती है। मान लीजिए वो हमारा स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट पर बहुत सारे पैनलिस्ट आके बात करते हैं, आते कोई बीजेपी से आता है, कोई कांग्रेस से आता है, कोई मान लीजिए सलाहकार होता है, कोई पत्रकार होता है, ये सभी लोग आते हैं और अपने अपने बहस करते हैं। आपने देखा कि वो बहस हमेशा क्या होती है, वो बहस हमेशा बेकार होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां पर कोई अपने तर्क रखता ही नहीं है, ठीक है, कोई जस्टिफाइड अपनी बात को नहीं करता है, और वो बहस का कोई भी एंड में कंक्लूजन नहीं निकलता, यानी कि वो बहस बेकार है। हमेशा जब भी आप किसी से बहस करो तो कोशिश करो कि जब भी आप उससे बहस कर रहे हो तो आप ऐसी बहस करो कि अपने जो तर्क आपने रखा है वो तर्क 100% प्रूफ के साथ सही होना चाहिए। और अगर उस बहस का कोई रिजल्ट निकले, चाहे आप जीतो या चाहे वो जीते, तो वो बहस बिल्कुल अच्छी है। और अगर आप एक ऐसी बहस कर गए जिसका कोई एंड रिजल्ट निकला ही नहीं तो वो बहस गलत हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, दूसरी बात, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए सभी लोग, मुझे बताइए, मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, सभी लोग मुझे बताइएगा, मैं आपको एक स्टेटमेंट दे रहा हूं। स्टेटमेंट ये है, क्या यूपी में, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, ठीक है, क्या यूपी में बुचर खाने को इंग्लिश में बोलते हैं स्लॉटर हाउस। क्या बोलते हैं? स्लॉटर हाउस। बुचर खाने समझते हैं ना, कसाई खाना जो होता है, ठीक है। क्या यूपी में स्लॉटर हाउस यानी कि बुचर खाने बंद होने चाहिए? बताइए, सभी लोग बताइए। अब देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है, या कह सकते हो ये एक ऐसी टैगलाइन मैंने बोल दी जिसके ऊपर बहुत से लोग अपने अपने तर्क देंगे और उसके बेसिस पर आंसर करेंगे। सिंपल सी मैंने आपको एक बात पूछी, बताइए कौन मुझे कमेंट में इसका सही एक तर्क दे सकता है। देखिए, आपका तर्क इसके फेवर में भी जा सकता है, आपका तर्क इसके अपोजिट भी जा सकता है, बस वो सही होना चाहिए। मुझे बताइए, क्या उत्तर प्रदेश में स्लॉटर हाउस यानी कि कसाई खाने यानी कि बुचर खाने बंद होने चाहिए? अब इसका आंसर, एक कुछ लोग होंगे जो हाँ के पक्ष में होंगे और कुछ लोग होंगे जो नहीं के पक्ष में होंगे। देखिए, आप खाली हाँ बोल दोगे, मेरी बात समझना, जो भी मैं बता रहा हूं ये सब आगे आपका यूज होने वाला है। आप अगर खाली बोल दो हाँ सर बुचर खाने बंद होना चाहिए, जानवरों को मारना गलत है, मैं बता दूं आपके तर्क में कोई बहुत ज्यादा ठोस सबूत है ही नहीं, आपके आर्ग्यूमेंट में दम नहीं है, ये वीक आर्ग्यूमेंट है। क्यों? आपने हाँ बोल दिया बट उसके पीछे का कारण नहीं दिया। कभी भी कोई तर्क जब हम देते हैं तो उसके पीछे का एक कारण हमें जस्टिफाई करना पड़ता है। अगर आप बोल दो नहीं सर नहीं होना चाहिए, अगर आप बंद कर दोगे तो जो लोग मांस खाते हैं वो मांस नहीं खा पाएंगे, तो यार ये कौन सा तर्क हुआ? तो तर्क हमेशा ऐसा देना चाहिए। तो भाई रिजुल ने बोला कि सर इल्लीगल बंद होना चाहिए, लीगलाइज्ड चलना चाहिए, ये थोड़ा हद तक मैं कह सकता हूं, लेकिन रिजुल इसमें भी एक मिसिंग पॉइंट है। आपने बात सही बोली लीगल इल्लीगल की, लेकिन यहां पर आपने बोला लीगल चलना चाहिए इल्लीगल नहीं चलने, तो क्यों नहीं चलना चाहिए? हमेशा आपके तर्क के पीछे क्या होना चाहिए? एक कारण होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, हमेशा आपके तर्क के पीछे एक ठोस कारण होना चाहिए। चलिए बताइए मुझे। तो बिल्कुल परिधि ध्यान से पढ़िएगा, एनिमल को मारना गलत है, हरिओम ने बोला एनिमल को मारना गलत है, रुचिता ने बोला एवरीवन हैड टू राइट द लिव, एवरीवन हैड द राइट टू लिव, सॉरी। सूरज कह रहे हैं यस जीवों की हत्या होनी चाहिए, उन्हें भी जीने का अधिकार है। अच्छा, नहीं होनी चाहिए, मुझे लगा सूरज कह रहा है जीवों की हत्या होनी चाहिए, उन्हें भी जीने का अधिकार। चलो बहुत बढ़िया, अलग होना चाहिए। देखो काफी लोगों ने आंसर दिया, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, जो भी आंसर आप लोग दे रहे हैं उसके पीछे जो भी तर्क आप दोगे, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ हाँ बोल दो ना बोल दो, यार अच्छा लगता है मुझे तो मांस खाना, तो नहीं बंद होना चाहिए। एक ने बोला गलत है यार, जानवरों को मारना गलत है, ये नहीं होना चाहिए।
देखिए हर एक तर्क के पीछे मैंने क्या बोला, एक ठोस कारण बताना चाहिए। अगर वो कारण नहीं मिलेगा तो हम उस आर्गुमेंट को वीक मानकर गलत कर देंगे। अगर कारण हमें सही मिला, सही कारण, ऐसा नहीं कि तुम हवा में बात कर रहे हो, हवा में बात नहीं करना, अगर हमें एक ठोस कारण मिला तो हम उसको क्या कर देंगे, सही कर देंगे। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि आप इस स्टेटमेंट को तभी सही कारण दे सकते हो या गलत कारण दे सकते हो जब आपको पता हो कि स्लॉटर हाउस होता क्या है, बुचर खाने बंद होने से क्या फायदा है, नुकसान क्या है। यानी कि कल वाला जो चैप्टर था स्टेटमेंट और पूर्व धारणा, उसमें कहीं ना कहीं आपने स्टेटमेंट के हिसाब से चलना था, अपने हिसाब से नहीं। इस वाले चैप्टर में आपको जानकारी होनी चाहिए हर एक चीज की। अगर आपको जानकारी नहीं है स्लॉटर हाउस की यानी बुचर खाने की यानी कसाई खाने की, तो आप नहीं बता सकते। यानी कि यहां पर अपने मन से सोचना है बट ठोस कारण देना। चलिए चलिए मैं बताता हूं आपको। देखिए किसी ने मुझे एक लंबा चौड़ा सा आंसर दिया है। नया सवेरा ने बोला सर मनुष्यों के पास मांस के अलावा खाने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए मार कर खाना उचित नहीं, और पशु अपने जीवन में इतने साग सब्जी खाते हैं और हम उसे एक दिन में खा जाते हैं। अच्छा मैं आप सभी को एक बात बताऊं, कुछ लोग सोचते हैं कि मांस काटना बंद हो जाना चाहिए क्योंकि मांस से आप जानवरों को पहले मारते हो फिर उनका मांस खाते हो, जो कि गलत है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, धरती पे मांसाहारी खाने वाले भी कई लोग हैं, कई देशों में खाया जाता है। आपको पता है कि अगर हम मांस को मना कर दें बिल्कुल खाने से, यानी कि अगर कोई भी नॉन वेजिटेरियन आदमी है उसको बोल दें कि तुम वेजिटेरियन बन जाओ, तो आपको पता है कि पूरे संसार में इतना खाना है ही नहीं कि सब खा पाए, और कितने जानवर बढ़ जाएंगे इससे, क्या आपको ये पता है। एक इकोलॉजिकल बैलेंस भी होता है इस पूरी सृष्टि का। मैं सच बता रहा हूं, आई एम नॉट फेवरिंग कि भाई स्लॉटर हाउस होना चाहिए, आई एम नॉट अगेंस्ट, मैं सिर्फ आपको फैक्ट बता रहा हूं कि पूरी सृष्टि में इतने जानवर हैं कि अगर आपने उनको मार के नहीं खाया तो वो बहुत तादाद में बढ़ जाएंगे, क्योंकि हर दिन करोड़ों की तादाद में जो है जानवरों को काटा जाता है, खाया जाता है। और अगर आपने पूरी तरह से वेजिटेरियन हो गए, अगर आप पूरी तरीके से शाकाहारी हो गए, तो समझ लीजिए आपके पास ना इतनी रोटी है, ना अनाज है, ना सब्जी है। मैं सच बता रहा हूं, इंडिया के अलावा ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर सिर्फ मांस ही खाया जाता है। लेकिन अगर हम सब वेजिटेरियन हो जाएंगे तो हमारे पास इतनी साग सब्जी है ही नहीं पूरे दुनिया में जिसको हम खा सके, आदमी भूखा मरने लगेगा। इसलिए नॉन वेज भी आदमी ने खाना शुरू किया और वो अभी भी लीगल माना जाता। अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे कि क्या उत्तर प्रदेश में स्लॉटर हाउस बंद होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको इसका एक हाँ का कारण देता हूं और एक ना का कारण देता हूं। देखिए हाँ का कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनली कनेक्ट है, थोड़ा सा इमोशन से कनेक्ट है, ठीक है। हाँ मतलब ये है कि हाँ यूपी में स्लॉटर हाउस बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि पहली बात, क्योंकि देखना समझना बात को, क्योंकि जानवरों को या फिर किसी भी निर्जीव की हत्या या किसी भी बेकसूर की हत्या करना गलत है, और इस तरीके से अगर हम करते हैं तो आप जानवरों की हत्या करके कहते हैं ना पाप कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। लेकिन मैं सच बताऊं, इस हाँ वाले यानी इमोशंस वाले जो आपका जो ये जो मैंने आपकी तर्क दिया, इसमें बहुत ज्यादा भी ठोस कारण नहीं मिला। ठोस कारण तब मिल सकता है जब मैं बोलूं कि हाँ निर्जीव की हत्या करना बंद करो, उसको गलत है मारना, आप उसको नहीं मार सकते जो बेकसूर है, आपको उसने कुछ नहीं किया। और साथ ही साथ वो स्लॉटर हाउस बंद हो जाना चाहिए जो इल्लीगली चलते हैं। इल्लीगल का मतलब क्या है आपको पता है दोस्तों, सरकार ने एक नियम तहत किया था कि जितने भी बुचर खाने कसाई खाने हैं वो शहर के बीचों बीच नहीं होंगे, वो शहर के बाहर थोड़ा होंगे, दूरी पे होंगे, क्यों, जिससे इन्फेक्शन ना हो। जो भी वो औजार इस्तेमाल करते हैं काटने के लिए, वो जंग से रहित होना चाहिए, यानी कि वो जंग वाले नहीं होने चाहिए, वो स्टील के होने चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, जो जानवर वो काटते हैं वो उस एरिया में ज्यादा संख्या में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो ऐसे जानवर काट रहे, जैसे मान लीजिए अगर वो मुर्गी काट रहे हैं तो उस एरिया में मुर्गी बहुत कम होती हो। तो ये सारे पैमाने होते हैं, यानी कि लीगल और इलीगल के कुछ
पैमाने होते हैं। तो स्लॉटर हाउस बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि हम इलीगली किसी भी जानवर को नहीं काट सकते। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, नहीं, स्लॉटर हाउस यूपी में बंद नहीं होना चाहिए, बुचर खाने यूपी में बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बताइए, जो भी लोग इससे अपना व्यवसाय चलाते हैं, अपना घर चलाते हैं, उन सभी का जो आमदनी है, रोज की जो जीविका है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये भी एक बहुत ही ठोस कारण मैंने आपको दिया है। तो मैंने एक ठोस कारण ना में दिया है, एक ठोस कारण हाँ में दिया है। आगे बात समझ में? तो ना वाला भी आदमी सही होता है और हाँ वाला भी आदमी सही होता है, बस फैक्ट होना चाहिए कि आपके पास कारण ठोस होना चाहिए। तो भैया यूपी में स्लॉटर हाउस बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी लोग उससे अपनी जीविका चला रहे हैं वो कहां जाएंगे, वो क्या करेंगे, ये भी बात सही है। और हाँ, बंद होना चाहिए, क्योंकि इलीगली जो चल रहे हैं स्लॉटर हाउस और या जो निर्जीव को मार रहे हैं वो गलत है। तो इस तरीके से हमें कारण को तर्क वितर्क करके हमें बताना है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी आगे मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा तर्क सही है और कौन सा तर्क गलत है, लेकिन उसके पीछे का कारण आपको नहीं बताना है। कारण मैं आपको लिख कर दूंगा, आपको बस ये बताना है कि कौन सा कारण सही था और कौन सा कारण गलत था। चलिए भाई दोस्तों, मैं काम करता हूं, मेरी जो फोटो है उस फोटो को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, कि जिससे आपको सब कुछ क्लियरली दिखता जाए। ठीक है, चलिए भाई दोस्तों, मैंने अपनी फोटो छोटी कर ली है और मैं चला गया हूं साइट पे। अब मुझे बताइए, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सबसे पहला क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताइएगा, जिससे 1 घंटे में हम कंप्लीट करें। क्या सरकार को निजी प्रयोग के लिए कारों की रजिस्ट्रेशन को पूरे देश में तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए? क्या मतलब हुआ? जो भी आदमी निजी प्रयोग यानी अपने लिए जो कार चलाता है सड़कों पर, एक आदमी बैठ के जा रहा है, 2 आदमी बैठ के पार्टी में जा रहे हैं, क्या उसके रजिस्ट्रेशंस को पूरे देश में तत्काल प्रभाव के साथ रोक देना चाहिए? पहला तर्क दिया, नहीं, सरकार को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। बताइए, क्या ये तर्क सही है? आपने नहीं बोल दिया, लेकिन उसके पीछे कोई कारण नहीं दिया। पहली बात भैया, सरकार को हर चीज का अधिकार है, तो यहां पर आपको अपने मन से भी सोच के चलना है, ठीक है, लेकिन ऐसा सोच के चलना है कि आपका कथन जो है वो उसमें कारण बता सकता हो, कथन का कारण बता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा बताइए। दूसरा कह रहा है कि हाँ, भारत के बड़े शहरों की सड़कों पर भीड़ कम करने की यही एकमात्र तरीका है। बताइए भाई, सही आंसर क्या होगा? जल्दी से मुझे बता दीजिए, सही आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? सभी लोग मुझे बता दीजिए, सही आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखो भैया, दोनों ही तर्क गलत हैं। पहला तर्क गलत है क्योंकि सरकार के पास इसका अधिकार नहीं है, गलत है। सरकार के पास सारे अधिकार हैं और इसमें कोई ठोस कारण हमें नहीं मिला। दूसरा कह रहे हैं, हाँ, भारत के बड़े शहरों की सड़कों पर भीड़ कम करने का ये जो एकमात्र तरीका लिख दिया, इसकी वजह से मैं इसको गलत कर दूंगा। क्या सिर्फ यही एकमात्र तरीका है सड़क पे भीड़ कम करने का? नहीं, ये एक तरीका है, ये एक तरीका है, बट ये ही एकमात्र तरीका है, ये गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा, दोनों ही गलत हो जाएंगे, दोनों तर्क गलत हो जाएंगे, बोथ रॉन्ग। वेरी गुड। दूसरा वाला बिल्कुल भी सही मत करना कोई भी, यही एकमात्र तरीका नहीं है, ये भी एक तरीका हो सकता था, यही एक तरीका नहीं है। चलिए दूसरा, क्या भारत के सभी निजी अस्पतालों का प्रबंधन सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शुड द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन इंडिया बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट? तो पहला आर्गुमेंट है, यस, दिस विल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द हॉस्पिटल टू द पेशेंट। क्या मतलब हुआ? हाँ, इससे इन अस्पतालों द्वारा रोगियों को दी जाने वाली सेवा में काफी ज्यादा सुधार होगा। ऐसा है क्या? आपको लगता है कि ये जो तर्क इन्होंने दिया है, इस तर्क के पीछे एक ठोस कारण है? क्या इनके तर्क के पीछे एक ठोस कारण है? ये कह रहे कि हाँ, इन अस्पतालों द्वारा रोगियों को दी जाने वाली सुविधा में काफी सुधार होगा। आपको पता भैया, सरकारी अस्पताल से ज्यादा प्राइवेट की सुविधा ज्यादा अच्छी होती है, आपको यही सोचना है यहाँ पर। सिंपल सी बात है कि पहला तर्क हम गलत कर देंगे कि अगर सरकार उसको अंडर में ले लेगी तो प्राइवेट से ज्यादा अच्छी सुविधा दे सकती है। भैया, प्राइवेट में भी बहुत अच्छी सुविधा मिलती है। चलिए दूसरा चलते हैं। दूसरा कह रहे हैं, नहीं, इन अस्पतालों का प्रबंधन करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधन। अरे बिल्कुल गलत, सरकार के पास सारे संसाधन है, एम्स भी चलाती है सरकार, ऐसा नहीं है, इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल भी चलाती है, तो बहुत सारे ऐसे अस्पताल सरकार भी चला रही है जहां पर वो बहुत अच्छी सुविधा देती है। बट ये कहना कि भाई प्राइवेट से ज्यादा अच्छी सुविधा दे देगी, ये कहने के लिए कोई ठोस कारण हमें नहीं मिला। दोनों ही आर्गुमेंट हमारे गलत हो जाएंगे। चलिए भाई तीसरे पे चलते हैं आगे।
क्या सरकार को भारत की सभी बड़ी नदियों पर बहुत से स्थानों पर बड़े बांध बनाना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या गवर्नमेंट को बड़े बड़े डैम्स बनाना चाहिए? जितनी भी बड़ी बड़ी मेजर नदियां हैं उनको इंडिया के अलग अलग स्थानों पे। देखिए ऐसा क्यों कर दें, उसका कारण क्या है, चलिए नीचे देखते हैं। तर्क, नहीं, इससे सारे देश की इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगी। बताइए इसमें ठोस कारण आपको दिखा कि नहीं दिखा? जी मुझे तो दिख गया, मुझे तो दिख गया, बिल्कुल सही है। अगर आप सारी नदियों को काट के, आप बता रहे हो आप जितनी भी मेन नदियां हैं आप इंडिया में अलग 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 जगह पे अगर सभी नदियों की जगह पर आप काट के उनको बांध बना दोगे तो जाहिर सी बात है हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम बिगड़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, इकोसिस्टम बदल जाएगा, बिल्कुल बिगड़ जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है, बांध बनाने से क्या फायदा होगा वो उन्होंने नीचे वाले तर्क में दिया है, तो भैया इकोसिस्टम तो हमारा बिगड़ जाएगा। दूसरा देखिए, हाँ बांध बना देना चाहिए, पूरे देश में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी, यानी कि एडुकेट वाटर फॉर इरिगेशन सबको मिल जाएगा। देखिए इकोसिस्टम बर्बाद करने पर क्या होगा भाई, सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। क्या इकोलॉजिकल बैलेंस बर्बाद करने के बाद ही हम सिंचाई के लिए पानी दे सकते हैं? सिंचाई के लिए पानी देने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। दोनों ही तर्क फेल हो जाएंगे, दोनों तर्क को मैं स्ट्रांग नहीं मानूंगा। बहुत बढ़िया, ध्यान से करिएगा भैया सभी लोग। देखो दूसरा वाला कह रहे हैं कि हाँ दिस विल इंश्योर एडिक्वेट वाटर ऑफ सप्लाई। देखिए दूसरे वाले की बात सही है, बात समझिएगा मेरी। दूसरा वाला जो कह रहा है तर्क, उसकी बात तो सही है, लेकिन उसके अंदर जो उसने कारण दिया है वो कारण मैं इतना ठोस नहीं मानता हूं। क्यों नहीं मानता हूं? देखिए दोस्तों मेरी बात समझना, मैंने दूसरा वाला कारण ठोस क्यों नहीं माना, क्योंकि दूसरे वाले कारण को ठोस मानने से आप क्या काम करने जा रहे हो, आप सारी नदियों को काट के बड़े बांध बनाने जा रहे हो। दोस्तों एक बात बताइए, आपका दूसरा कारण तो लगभग सही है कि भाई सिंचाई के लिए पानी चाहिए, जो कि नहीं है आज, तो सिंचाई के लिए पानी के लिए हम क्या करें, नदियों के बांध काट दें। तो क्या इससे इकोलॉजिकल बैलेंस बर्बाद होगा? आप कहोगे हाँ जी सर, इससे तो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बर्बाद हो जाएगा, हो जाएगा। तो अगर इकोलॉजिकल, सॉरी पहला वाला हमने गलत क्यों किया यार, पहला वाला तो सही है। सॉरी दोस्तों, पहला वाला तो सही है यार, पहला वाला तो सही है। अगर इकोलॉजिकल बैलेंस हमारा बर्बाद हो जाएगा, अगर इकोलॉजिकल बैलेंस हमारा बर्बाद हो जाएगा तो फिर हम सिंचाई के लिए पानी यार ज्यादा से ज्यादा दे भी दें तो उससे होगा क्या, बैलेंस बर्बाद करके हम पानी नहीं पहुंचा सकते। दूसरा तर्क जो है उसमें गलत है, क्योंकि उसके अंदर कारण जो दिया है वो हमारा बैलेंस बर्बाद कर सकता है, इसलिए दूसरा गलत है और पहला सही है। पहला राइट होगा, मीनल बिल्कुल सही है, पहला राइट होगा। मैंने गलती से क्रॉस लगा दिया था, मैंने बोला भी था कि हाँ इकोलॉजिकल बैलेंस बर्बाद हो जाता है, बिल्कुल सही। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या सरकार को लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों के में अपनी हिस्सेदारी के बड़े हिस्से को बचा देना चाहिए? क्या मतलब है? शुड गवर्नमेंट सेल द मेजर पार्ट ऑफ इट्स स्टेक इन ऑल द प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। देखिए सरकार के पास जितनी भी सरकारी कंपनियां एक तरह से कह सकते हो, तो उसके पास उसका मेजर शेयर रहता है ना, और जितनी भी प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं उसके पास भी उसका मेजर शेयर रहता है। तो तर्क ये आपको स्टेटमेंट ये दे रहा है कि क्या सरकार को अपना मेजर जो पार्ट है, जैसे मान लीजिए 51%, 49%, 51% सरकार के पास, 49% निजी लोगों के पास, तो क्या उसका मेजर पार्ट आपको सेल कर देना चाहिए? चलिए देखते हैं तर्क क्या देते हैं। तर्क दे रहे हैं नो, गवर्नमेंट शुड नॉट गिव इट्स कंट्रोल ऑन दिस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए आपने ना का तर्क तो दिया, लेकिन क्या उस तर्क के पीछे कोई कारण बताया? आपने सिंपल एक बात बोल दी, नहीं सरकार को इन उपक्रमों का नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा यहां पर शायद इंग्लिश वाले में एक लाइन मिसिंग थी और वो लाइन मैंने हिंदी में लिख दी है शायद। देखिए हिंदी में लाइन लिखी है, सरकार को इन उपक्रमों का नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि ये लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं। ये बताइए, लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं इसलिए इनके ऊपर का जो एक होल्ड है वो सरकार को नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा भैया, तो क्यों, सही है कि गलत है? बताइए मुझे, पहला वाला सही लग रहा है कि गलत लग रहा है? देखो बात तो सही है यार,
अगर कोई कंपनी लाभ कमा रही है तो जाहिर सी बात है, अक्लमंदी यही है कि आप उसके ऊपर का जो कंट्रोल है वो अपने आप से मत जाने दो, क्योंकि अगर आप लाभ कमाने वाली कंपनीज के सारे शेयर बेच दोगे तो आप तो घाटे में आ जाओगे, आपका बजट तो घाटे में चला जाएगा। यानी कि पहला वाला तर्क मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रांग तो दिख रहा है। देखिए हिंदी में पढ़ लीजिए, हिंदी वाले में साफ साफ लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले में एक लाइन मिसिंग थी। अच्छा दूसरा बताइए, दूसरा कह रहा है यस हिस्सेदारी बेच देनी चाहिए, दिस विल हेल्प गवर्नमेंट रिड्यूस द रिसोर्सेज। देखिए क्या बोल रहे हैं, हाँ इससे सरकार को विशाल बजटीय घाटे को कम करने और अपने संसाधनों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। भैया ये बताइए, यहां पर हिंदी में देखिए, फिर से हिंदी वाला पढ़िए, फिर से कह रहे हैं कि हाँ सरकार को अगर ऐसा कर देती है, देखिए जब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल स्टेक आप बेच दोगे तो जाहिर सी बात है आपको पैसा बहुत मिलेगा, पैसा मिलेगा तो आपका जो बजटीय घाटा है, जो हमेशा घाटे में रहती सरकार, उसमें कहीं ना कहीं मदद मिल सकती है। बताइए सही है कि नहीं है? मैं आपको बताऊं आंसर कौन सा सही है। पहला वाला तो बिल्कुल सही है, स्ट्रांग है, प्रॉफिटेबल स्टेक कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, बात तो सही है, तथ्य है, वो तो फैक्ट है। दूसरा वाला भी सही है, बात समझना, दूसरा वाला भी सही है, मेरी बात समझिएगा, दूसरा वाला भी सही है। हाँ इससे सरकार को विशाल बजटीय घाटे को कम करने में, अपने संसाधनों को बढ़ने में मदद मिलेगी। अब एक बात मेरी याद रखना, मेरी बात एक याद रखना, कभी भी स्टेटमेंट आर्गुमेंट में अगर पहला वाला यानी हाँ वाली बात भी सही हो रही है और ना वाली बात भी सही हो रही है तो आंसर हमेशा आइदर और लगता है। आइदर और का मतलब या तो पहला या तो दूसरा। क्यों? क्योंकि अगर नहीं वाली बात सही करोगे तो हाँ वाली बात कैसे सही होगी, और अगर हाँ वाली बात सही करते हो तो नहीं वाली बात कैसे सही होगी। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आइदर वन और टू, या तो पहला या तो दूसरा। इसको, मेरी बात को लिख लो कहीं पर, कभी भी स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट में हाँ वाला तर्क और ना वाला तर्क अगर दोनों ही स्ट्रांग आते हैं तो इसका मतलब या तो हाँ वाली बात सही करो भैया या तो ना वाली, दोनों को एक साथ कैसे कर दोगे? तो आंसर क्या होगा? आइदर वन और टू, यानी पहला भी हो सकता है दोनों भी हो सकता है। बिल्कुल सही, काफी लोगों ने दोनों तर्क को सही बोला है, बिल्कुल सही है, दोनों तर्क स्ट्रांग है, लेकिन दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? या तो एक होगा या तो दूसरा होगा। आंसर विल बी आइदर और। क्लियर हुआ सभी को? अच्छा दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज शाम को 5 से 6 बजे 31 मई 2020 संडे, आज ही का दिन है, फ्री लाइव स्पेशल मेगा क्विज टेस्ट कैलेंडर के ऊपर होने वाला है। टॉप 30 बेस्ट प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन मैं आपको लेने वाला हूं अनअकैडमी पर। ये फ्री क्लास होगी, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आना है अनअकैडमी पर, आकाश चतुर्वेदी को फॉलो कर लेना है रीजनिंग के लिए, और वहां पर आप मेरी क्लास देख लेंगे अपकमिंग सेशन में। ध्यान रखिए, जो भी 5 बजे से पहले अगर आते हैं, आपको अपकमिंग सेशन में एसएससी के अंदर, किसके अंदर? एसएससी के अंदर अपकमिंग सेशन में मेरी क्लास मिल जाएगी। अगर कोई 5 बजे के बाद आता है तो वो लाइव क्लास आगे देखिएगा। क्या देखिएगा? लाइव क्लासेस जो चल रही होंगी उसमें मेरा मिल जाएगा। अगर किसी को नहीं मिले तो सिंपल सी बात करिएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और वहां से मैं आपको लिंक दे दूंगा इस क्लास का। मेगा क्विज टेस्ट होने वाला है कैलेंडर का। पिछली बार हमने क्यूब पर लिया था, बहुत शानदार टेस्ट हुआ था, मजा आ गया था भाई। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या भारत के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए दाखिले का एक रूप मापदंड होना चाहिए? देखिए सिंपल सी बात है, क्या सभी इंजीनियरिंग कॉलेज के क्राइटेरिया जो होता है उस सभी का क्राइटेरिया एक सा होना चाहिए? शुड देयर बी अ यूनिफॉर्म एडमिशन क्राइटेरिया फॉर ऑल द इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया? चलिए देखते हैं सही है या गलत है, लेट्स सी। देखिए पहला तर्क है हाँ, इससे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल हुए छात्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो। गुणवत्ता मतलब उनकी क्वालिटी। देखो बिल्कुल सही है, अगर आप अलग अलग क्राइटेरिया रखते हो, अलग अलग क्राइटेरिया, कोटा वाले का क्राइटेरिया अलग अलग दिया है ना, किसी को जो है आपने आरक्षण दे दिया, किसी को आपने कुछ कर दिया, उससे क्या होगा कि सभी स्टूडेंट्स की क्वालिटी एक मापदंड से नहीं नापी जा सकती। तो अगर आप ऐसा करते हो तो हाँ आप कह सकते हो सही है। दूसरा कह रहे हैं कि नो दिस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। भैया ये तो गलत है, आपने ना तो बोल दिया लेकिन उसके पीछे का कारण नहीं बताया, आपने सिर्फ इतना बोल दिया ये संभव नहीं है। संभव सब हो सकता है, तो ऐसा नहीं कि संभव नहीं है। तर्क जो पहला वाला है वो बिल्कुल सही है, पहला तर्क बिल्कुल सही है, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, पहला तर्क इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, पहला तर्क बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर।
शुड द गवर्नमेंट डी रेगुलेट द रिटेल प्राइसेस ऑफ पेट्रोल। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्या सरकार को पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की खुदरा कीमतों को अविनियम कर कीमतों को बाजार की स्थिति के अनुसार चलने देना चाहिए? क्या मतलब हुआ, क्या सरकार को प्राइस ऑफ पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस एंड अलाउ, इसको क्या कर दो, डीरेगुलेट कर दो, यानी कि सरकार उस पर नियंत्रण अपना हटा दे और इनको मार्केट के हिसाब से चलने दे। यानी कि जो हमारा सऊदी अरेबिया का मार्केट है, जो गल्फ के मार्केट्स है ना, हमारा जो तेल वगैरह आता है कहाँ से आता है, गल्फ से आता है ना, गल्फ कंट्री से। तो अभी क्या होता है कि गल्फ से सरकार लेती है और सरकार उसको रेगुलेट करती है ना, उसको नियंत्रण करती है। अब वो कह रहे हैं कि सरकार को उसको डीरेगुलेट कर देना चाहिए, अपने आप से नियंत्रण हटा दे और जैसा भैया गल्फ के हिसाब से चलता है, उतार चढ़ाव होता है, उसके हिसाब से वो करती जाए। जैसा कि जो डॉलर होता है ना, डॉलर आज इंडिया में आपको पता है, पहले डॉलर 1991 यानी कि 1991 तक जो डॉलर की जो उतार चढ़ाव था वो आरबीआई डिसाइड करती थी। 1991 के क्राइसिस के बाद, बहुत बड़ा क्राइसिस आया था, उसके बाद से जो अब जो हमारा जो डॉलर का जो रुपीस के अगेंस्ट जो उतार चढ़ाव है वो हम डिसाइड नहीं करते, वो हमने मार्केट के ऊपर छोड़ दिया। जैसा शेयर मार्केट चलेगा ऊपर नीचे, बाजार चलेगा, वैसा भी हमारा ऊपर नीचे चलता रहेगा। ध्यान रखिएगा, 1991 के पहले तक आरबीआई डिसाइड करती थी कि हमारा डॉलर रुपीस के अगेंस्ट में कैसा चलना चाहिए, आज वो मार्केट डिसाइड करती, हम नहीं करते। तो क्या ऐसा तेल के दामों में भी कर देना चाहिए? चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं आंसर क्या आना चाहिए। पहला कह रहे हैं कि हाँ, इससे तेल कंपनियों को अपने उत्पाद प्रतिस्पर्धा कीमत को पर बेचने में बहुत सहायता होगी। ये बताइए क्या ये सही है कि गलत है? देखिए सिंपल सी बात है, सही है कि गलत है? देखो, जो इसने तर्क दिया है वो तर्क बोला तो सही है कि भाई इससे क्या होगा, जो ऑयल कंपनीज हैं, देखिए गल्फ से ऑयल आता है अपने यहाँ। अब क्या होता है कि जो ऑयल्स हैं, जैसे मतलब इंडियन ऑयल है, या फिर मान लो आपका भारत ऑयल है, या फिर मान लो आपका कोई और ऑयल है, तो रिलायंस ऑयल है, ये सभी ऑयल्स क्या करते हैं, अभी सरकार के नियंत्रण में काम करते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो अब इससे क्या होगा कि इससे जो कंपनीज हैं वो एक दूसरे के प्रति कॉम्पिटिशन की भावना दिखा सकते हैं और कॉम्पिटिटिव प्राइजेस पे उसको बेच सकते हैं। पहला तर्क बिल्कुल सही है, पहला तर्क स्ट्रॉन्ग है। अगर आप अलग अलग बेचोगे, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने कंपनी रिलायंस को दे दी, उसको दे दी, उसको दे दी, सब अपने अपने कंपटीशन के हिसाब से, कोई 10 रुपए बेचेगा, कोई 20 रुपए बेचेगा, कोई 30 रुपए बेचेगा, इससे क्या दिक्कत होगी आपको? भाई अपना कंपटीशन करो, अपना व्यापार करो। चलिए दूसरा कह रहे हैं नहीं, द जनरल पब्लिक कैन नॉट अफोर्ड मार्केट ड्रिवन प्राइसेस ऑफ दिस प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है, अगर आपने मार्केट के ऊपर छोड़ दिया और मार्केट कहीं ना कहीं कभी इतना ऊपर चला जाता है, इतना गिर जाता है कि अगर इन कंपनीज ने उसका प्राइस इतना रख दिया कि 120 रुपए लीटर का आपको पेट्रोल मिल रहा है, तो बिल्कुल सही बात है कि जो जनरल पब्लिक है, आम जनता है, वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। जो तथ्य दिया हुआ है वो मैं स्ट्रॉन्ग मानकर चल रहा हूं और दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखते हैं। तीसरा बोल रहे हैं, यस गवर्नमेंट नीड्स टू स्टॉप सब्सिडाइजिंग दीज प्रोडक्ट एंड चैनलाइज द मनी फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। देखिए भाई, यहां पर जो एक बात करी गई है वो ये कह रहे हैं कि हाँ, सरकार को इन उत्पादन में जो सरकार सब्सिडी देती है, उस सब्सिडी को कहीं ना कहीं बंद करना चाहिए और दूसरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर लगाना चाहिए। क्या ये सही है कि नहीं है यार? अगर ये बताओ, अगर एलपीजी पर जो सब्सिडी देती है सरकार, उससे हमारा भी भला होता है, निचले तबके का भी होता है, ऊपर तबके भी होता है, जिसको छोड़नी है सब्सिडी छोड़ दे। लेकिन एक बात बताओ कि सब्सिडी को रोक कर तभी वो बाकी के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगा पाएगी। ऐसा तो नहीं है ना कि सब्सिडी को बंद कर दे फिर वो डेवलपमेंट करे। अगर जब तक हम सब्सिडी देंगे तब तक हम देश में कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं चला पाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम तो सब्सिडी दे रहे हैं। ऐसा है क्या? ना भाई, आपने जो तर्क दिया है उसको मैं इतना सही नहीं मानूंगा, ये वीक हो जाएगा। आंसर विल बी फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, सभी का आंसर सही आ रहा भाई, काफी लोगों का आंसर सही है, पहला और दूसरा सही है। ठीक है भाई, अगला चलते हैं, अगला जल्दी से फटाफट। नेक्स्ट देखिए, राजकुमारी नहीं, फर्स्ट, हाँ जा सही है, राजकुमारी सही बोला, फर्स्ट एंड सेकंड राइट होगा, थर्ड वाला रॉन्ग होगा। एसएस स्टार बिल्कुल सही बोला आपने, गौरी आपने भी बिल्कुल सही है, बुलबुल आपने भी सही बोला। अच्छा आगे देखिए, क्या सरकार को देश भर की, समझना, क्या सरकार को देश भर की सभी प्राइवेट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनियों का अधिग्रहण कर लेना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या सरकार को टेक ओवर करना चाहिए सभी प्राइवेट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट को? बताइए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए?
अगर सारे प्राइवेट पैसेंजर को कर लेती है तो देखिए उससे क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे। लेट्स सी क्या होगा आंसर। देखिए कह रहे हाँ कर लेना चाहिए, जैसे सरकार रेल चलाती है वैसे ही यही किया जाना चाहिए। भैया देखो एक बात बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है कि सरकार को जैसे सरकार रेल चलाती है वैसे ये भी चलाना चाहिए। अरे इसके पीछे कारण तो दो, क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि वो रेल चलाती है तो आप ये भी चलाओगे, ऑटो भी चलाने लगो। क्योंकि आप हवाई जहाज चलाते हो तो आप हमारी साइकिल भी ले लो। ये है क्या? अरे ऐसा थोड़ी ना यार, आप उसके पीछे का कारण दो। पहला तर्क स्ट्रांग नहीं है, ये एक वीक आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। दूसरा बताइए, नहीं ऐसे परिचालन हैंडल करने की विशेषज्ञता सरकार के पास, गलत भैया, सरकार के पास सारी एक्सपर्टीज होती है। दूसरा भी रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा बताइए, यस दिस वे जनरल पब्लिक कैन बी टेकन आउट ऑफ द क्लचेस ऑफ प्राइवेट, गलत गलत गलत, ये गलत है। देखिए अगर कोई प्राइवेट कंपनी आपको अपने निजी ट्रांसपोर्ट में ले जा रही है, आपको पता है कि प्राइवेट सुविधा काफी अच्छी होती है, तो वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा करोगे तो इससे क्या होगा कि भाई इस प्रकार आम जनता को प्राइवेट कंपनियों के चंगुल से छुड़ाया जा सकता है। क्या फालतू की बात कर रहे हो यार, चंगुल पंगुल से? चंगुल में थोड़ी कोई विधा है यार, आपको जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ, सीधी सी बात है। सभी रॉन्ग हो जाएंगे, ऑल आर वीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिल्कुल सही, सभी ने वो सबसे सही बोला, ऑल आर वीक। चलिए अगला बताइए। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या सभी इंस्टीट्यूट को जैसे कि आईआईटी और आईआईएम इसको टोटली गवर्नमेंट के कंट्रोल से फ्री कर देना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या आईआईटी और आईआईएम जैसे जो संस्थान है जो उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं, इनको सरकार के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त कर देना चाहिए? आपके हिसाब से दोस्तों आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, सभी का आंसर सही है। आरबी कुमावत, सौरभ तिवारी, राजकुमारी जी, ऑल आर रॉन्ग। वेरी गुड। मुझे बताइए अगले का आंसर क्या होने वाला है? दोस्तों देखिए इसी तरीके से हम आपको एक एक चैप्टर, वाईफाई स्टूडियोज में मेरी रोज क्लास आती है, वाईफाई स्टूडियो में मेरी रोज क्लास आती है। दोपहर 12 बजे एसएससी के लिए पढ़ाते हैं हम, और रात में 9 बजे हम लोग रेलवेज के लिए पढ़ते हैं, और फिर 3:30 बजे हम लोग राजस्थान पटवारी पढ़ते हैं। उसके बाद आपको पता है ना, 5 से 6 बजे डेली मेरी अनअकैडमी पर क्लास होती है, जहां पर मैं पूरा का पूरा चैप्टर बेसिक से बताता हूं। कल हम लोगों ने सिलोजिज्म यानी न्याय निगमन पढ़ा था, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली शेर हैं, इसका चैप्टर पूरा बेसिक से पढ़ा। और मैं बिलीव मी, वो लोग भी आए, ऐसे लोग जो पहले से पढ़ चुके थे, बोले सर ऐसी चीज पढ़ी जो पहले नहीं पढ़ी और आज पढ़ी और आज समझ में आई। मैंने कई चीजें उनको बताई, आप जाके रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। अनअकैडमी पर रोज मेरी 5 से 6 क्लास होती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, बिल्कुल फ्री, मतलब उसमें कोई आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। तो 5 से 6 की अनअकैडमी की क्लास पर प्लीज सभी लोग रोज आया करिए। फॉलो कर लो एक बार मेरे प्रोफाइल को, आप रोज आ सकते हैं और वो क्लास कर सकते हैं। बाकी 12 बजे इसी चैनल पर रोज आता हूं, 9 बजे रात में रोज इसी चैनल पर आता हूं, क्लियर है? और स्पेशल सेशन संडे सैटरडे में आपको बता ही देता हूं। तो आप लोग 5 से 6 डेली अनअकैडमी पर आइए, और 12 बजे और 9 बजे इस चैनल पर आइए। चलिए भाई आगे चलते हैं। क्या आईआईटी, आप बताइए भैया, आप लोग कह रहे हैं सर सेकंड वाला फॉलो होना चाहिए, पहला और तीसरा गलत होगा। अच्छा भैया ठीक है, तो चलो देखते हैं कि पहला तीसरा क्यों गलत है। देखिए पहला तर्क कह रहे हैं हाँ आईआईटी आईआईएम को बिल्कुल मुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि विकसित देशों में ऐसे संस्थान गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा चलाए जाते हैं। 100% गलत। हम यहां पर भारत की बात कर रहे हैं, हम कभी भी विकसित देशों से कंपेयर नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, आप अगर तर्क दे रहे हो तो अपने इंडिया के अंदर का ही दो। विकसित देशों से अगर आप, डेवलप्ड कंट्रीज से अगर आप तर्क दे रहे हो, कारण दे रहे हो, तो मैं आपको बता दूं इंडिया क्या है, इंडिया डेवलप्ड नहीं है, इंडिया अभी भी डेवलपिंग नेशन में आता है। किस में आता है? डेवलपिंग कंट्री में आता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो भैया पहला तो गलत हो गया। दूसरा, नो गवर्नमेंट नीड्स टू रेगुलेट फंक्शन ऑफ दीज इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल इंटर, बहुत सही है, बिल्कुल सही। आईआईटी और आईआईएम कहीं ना कहीं राष्ट्रहित धरोहर का काम करती है भैया। देखिए अगर आप सारी चीजें बताइए, अभी ओझा कह रहे हैं सर सारे गलत होना चाहिए, 101% सभी गलत होना चाहिए। काफी लोग, मैं आपको बता दूं, ये बताइए आप लोगों के हिसाब से दूसरा सही है क्या? दूसरा सही है क्या आप लोगों के हिसाब से? बताइए सबके हिसाब से दूसरा वाला सही आ रहा है कि सब गलत आ रहा है? तो भैया देखो एक बात बता दूं मैं आपको सिंपल सी, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि सर गवर्नमेंट को इनको रेगुलेट करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए है, यानी कि राष्ट्र हित का काम करते हैं। बताइए सरकार को राष्ट्र हित में इन संस्थानों पे नियंत्रण करना चाहिए, ऐसा है क्या? हाँ या ना?
बताइए ऐसा होगा कि नहीं होगा? दूसरा वाला, अच्छा दूसरे पे काफी लोगों का आंसर डाउट आ रहा है, चलिए तीसरा एक बार देख लेते हैं, फिर दूसरे पे वापस आते हैं। तीसरा कह रहा है नहीं, इंस्टीट्यूट को ऐसे इंस्टीट्यूट केपेबल नहीं है, अरे गलत है यार, तीसरा तो सीधे गलत है, तीसरा तो सीधे सीधे गलत दिख रहा है। अब बताइए दूसरा वाला सही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही होगा। अगर आप नेशनल जो कॉलेजेस हैं जो कि रियलिटी में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आईआईटीज, आईआईएम्स, ये बहुत ही टॉप ग्रेड कॉलेजेस हैं, अगर इसको आप हटा दोगे तो राष्ट्र हित में ये काम करना बंद कर देगा। आपको पता है ना, एक लखनऊ में एक इंदिरा गांधी आई रिसर्च सेंटर है, जो इंदिरा गांधी आई रिसर्च सेंटर है लखनऊ का, वो भी सरकारी है, और आपको पता है वो राष्ट्र हित में काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे फ्री प्रोजेक्ट्स चलाते हैं, फ्री में सेवाएं देते हैं, फ्री में सुविधा देते हैं। अगर वो उस पर सरकार नियंत्रण हटा देगी, वो कमर्शियल बन जाएगा और वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी जो राष्ट्र हित में करना चाहिए। इसी तरह से आईआईटीज और आईआईएम्स भी हमारी राष्ट्र धरोहर है, इनको सरकार पे नियंत्रण बिल्कुल नहीं खोना चाहिए। दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा, दूसरा वाला सही होगा। चलो भाई अगला चलते हैं, आगे चलते भैया, आगे बताइए। बिल्कुल सही, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला, दूसरा वाला सही है। दूसरा अगला बताइए, क्या भारत में संसद के चुनाव देशभर में एक ही दिन किए जाने चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपको पता है संसद के चुनाव जो हैं अभी भारत में अलग अलग दिन पर होते हैं, अलग अलग जगह पर होता है, मतलब जैसे इस राज्य में आज है, उस राज्य में आज है, उस राज्य में आज है, इस सिटी में अलग, ऐसा ऐसा ना। तो बताइए क्या भारत में संसद के चुनाव देशभर में एक ही दिन किए जाने चाहिए? एक सिंपल सी बात बताना, एक ही दिन अगर आप करते हो इससे क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे? देखिए एक फायदा तो यही होगा, एक फायदा तो ये होगा कि एक ही दिन अगर आप इलेक्शन करवा देते हो तो सरकार के ऊपर का जो बोझ होता है ना, बोझ, खर्चा और बोझ, वो कहीं ना कहीं घट जाएगा। लेकिन मैं आपको तथ्य के आधार पे बता दूं, कारण दूंगा, इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, बहुत लोग हैं इसके अंदर, एक ही दिन चुनाव कराना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, मैंने आपसे क्या बोला, अपने मन से भी सोचना है और आपको तथ्य भी लेकर आना है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसमें एक ही दिन पर चुनाव कराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। तर्क, पहला तर्क, हाँ ऐसे चुनावों को हैंडल करने का यही एक तरीका, गलत, यही एक तरीका गलत है, ये भी एक तरीका है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, यही सब कुछ है, ऐसा नहीं होगा, पहला गलत हो गया। दूसरा बताइए, पहला रॉन्ग है, फर्स्ट इज रॉन्ग, दूसरा बताइए। हाँ, इससे आयोग को एक ही दिन में चुनाव संबंधी मसलों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलेगी। बताइए भाई दूसरा सही होगा कि नहीं होगा? पहला वाला जितने भी लोग सही कर रहे हैं, मैं बता दूं गलत है, क्योंकि ऐसे चुनाव को हैंडल करने का यही एक तरीका गलत है, सिर्फ ओनली की वजह से गलत किया, यही एक तरीका नहीं है, ये भी एक तरीका हो सकता है। दूसरा बताइए क्या होगा? सेकंड वाला आप लोग क्या कहते हैं बताइए? अगर एक ही दिन में चुनाव होंगे तो इट विल हेल्प द कमीशन टू कंसंट्रेट ऑन अ सिंगल डे फॉर इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज। सही है कि नहीं है? हाँ जी, पीछे दूसरे का बिल्कुल सही है, दूसरे का जो तर्क दिया है वो बिल्कुल सही है। देखिए साइड सी बात है, अभी मैंने बोला ना, बोझ जो है चुनाव आयोग के ऊपर बहुत ज्यादा हो जाता है, अलग अलग दिन में आपको अलग अलग कराना पड़ता है, ऐसे ही तो होगा। सही है कि नहीं है? गलत है भैया, गलत है। कोई भी ऐसा सोच मत लेना, कोई भी ऐसा सोच मत लेना। एक बात बताइए, 10 करोड़ की मान लीजिए आबादी है, आपने 10 करोड़ लोगों के 10 अलग अलग दिन चुनाव कराए, एक दिन अलग कराए, एक दिन अलग कराए, एक दिन अलग कराए, एक दिन अलग कराए। ये बताओ, हर दिन जब 1-1 करोड़ लोगों के चुनाव कराओगे तब आपको प्रेशर, अपने ऊपर बोझ कम लगेगा, या आप एक ही दिन में 10 करोड़ के करवा दोगे तब लगेगा? सिंपल सा फंडा है भैया। आप 130 करोड़, सॉरी 130 नहीं है, अब तो 138 करोड़ हो गया है, 138 करोड़ जनता का चुनाव अगर आप एक ही दिन में करा दोगे तो एक ही सिंगल डे में जितने भी चुनाव संबंधी मसले हैं उस पर चुनाव आयोग ध्यान नहीं दे पाएगी, इसीलिए डिवाइड करती। चुनाव आयोग पागल थोड़ी ना है। मुझे बताइए, क्या चुनाव आयोग के पास ये दिमाग नहीं है कि एक ही दिन में हम करा के खत्म कर दें? वो क्यों कराती है इतने सारे दिनों में? क्योंकि वो डिवाइड करना चाहती है, अपना भी बोझ और लोगों का भी बोझ। सिंपल सी बात है। दूसरे वाले का तो तथ्य बिल्कुल ही गलत हो गया, दूसरा वाला बिल्कुल गलत है। चलिए तीसरा बोलते हैं। कुछ अन्य देशों, अरे अन्य देशों की बात ही नहीं करना भैया, हटाओ इसको, अन्य देश की बात ही नहीं करना है। क्यों? हमें इंडिया की बात करना है। तीसरा बिल्कुल गलत होगा। चलिए अगला बताइए। क्या देश में केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के कर्मचारियों का वेतन ढांचा एक समान होना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। शुड देयर बी अ कॉमन पे स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
केंद्र सरकार के कर्मचारी और राज्य सरकार के कर्मचारियों का वेतन यानी कि सैलरी क्या एक जैसी होनी चाहिए? चलिए देखते हैं। पहला कह रहे हैं कि नहीं, ईच स्टेट गवर्नमेंट शुड हैव द फ्रीडम टू डिसाइड द पे स्ट्रक्चर ऑफ इट्स। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों को वेतन ढांचा नियंत्रण निर्धारित करने का स्वतंत्र होना चाहिए। बताइए सही है कि नहीं है? दूसरा वाला, पहला वाला सही होगा गलत होगा? बिल्कुल सही है भाई। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार और सारे राज्य सरकारों का ढांचा एक कर दोगे, सिंपल सी बात है। एक बात बताओ, जैसे अगर मैं गोवा की बात करूं, छोटा राज्य है, वहां के कर्मचारियों के पास काम कम है। पुडुचेरी को ले लो, मणिपुर को ले लो, सिक्किम को ले लो, है ना, ये सारा, उत्तर प्रदेश को ले लो, अरे बहुत काम है यार। जम्मू कश्मीर को ले लो, उनको तो बहुत ज्यादा काम है। पंजाब को ले लो, बहुत अलग अलग काम है। बात समझ ना? दिल्ली को ले लो, अलग अलग हो जाएंगे। देखिए बहुत सारी अलग अलग चीजें होती। जब सारे राज्य अलग अलग तरीके से काम करते हैं तो उनके कर्मचारियों का वेतन ढांचा एक जैसा कैसे हो सकता है? तो सिंपल सी बात है कि सभी राज्यों को स्वतंत्र कर देना चाहिए। यानी कि पहला जो तर्क दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। नहीं, दूसरा बोल रहे हैं नहीं, एक जैसा नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर्मचारियों का कार्यभार और उत्तरदायित्व भिन्न यानी अलग होता है, तो वेतन ढांचा भी अलग अलग होना चाहिए। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। बताइए सही है कि अलग है? क्या ये सही है कि अलग है? बिल्कुल सही है। देखिए केंद्र के कर्मचारी और राज्य के कर्मचारियों का जो कार्यभार है और जो उनका जो लाइफ साइकिल है, अलग होती है कि नहीं होती है? अलग होती है। हाँ जी बिल्कुल होती है, बिल्कुल सही बोला। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों का कार्यभार, कार्यभार का मतलब क्या होता है? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वर्कलोड। बिल्कुल सही है। केंद्र के कर्मचारी और राज्य के कर्मचारियों का जो वर्कलोड है वो बिल्कुल अलग होता है, तो ढांचा भी अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई सेम होना चाहिए। भाई अब समझिए, एक कैबिनेट का मिनिस्टर है, मान लीजिए कोई शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री के अंडर कैबिनेट में जो काम कर रहा है, और एक राज्य सरकार मान लीजिए गोवा में या पुडुचेरी में है, उन दोनों का कार्यभार एक ही है क्या? नहीं, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होती है। जो सेंट्रल के मिनिस्टर्स होते हैं उनको तो विदेश में भी जाना है, उनको विदेश का भी कार्यभार संभालना है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश का लोग जो है वो जाके हमारे देश को किसी और देश में संबोधित करता है? नहीं करता है ना। तो कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों की जो कार्यभार है वो अलग होती है। तो बिल्कुल सही है भाई, पहला भी सही, दूसरा भी सही। तीसरा बताइए, यस ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड हेंस दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली विद द। अरे गलत है, ये सब फालतू की बात है। इमोशनल ब्लैकमेल, ये जो इमोशनल ब्लैकमेल आपको कर रहे हैं कि भैया किसी भी कर्मचारी को भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक की नजर से देखना चाहिए। अरे कैसे देख लिए एक नजर से? दोनों का कारोबार अलग है, दोनों की। तीसरा गलत होगा और चौथा बिल्कुल सॉरी, पहला और दूसरा बिल्कुल सही होगा। दोस्तों ये क्या था? ये था आपका स्टेटमेंट और आर्गुमेंट यानी कथन और तर्क। अब जो हम अगला पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका कथन और कार्रवाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्टेटमेंट और कोर्स ऑफ एक्शन। चलिए भाई पढ़ते हैं आगे, लेकिन ध्यान से दोस्तों याद रखिएगा 5 से 6 बजे आज 5 से 6 शाम को अनअकैडमी पर मेगा क्विज टेस्ट होने वाला है कैलेंडर का, जहां पर मैं आपको रैंकिंग दिखाऊंगा हर क्वेश्चन के बाद कि आप नंबर 1 पे चल रहे हो या आप नंबर 10 पे चल रहे हो। और मुझे देखना है कि मेरे इस बार टॉप 3 विनर्स कौन होते हैं। आपको टॉप 3 विनर्स में आना है। उसकी मैं प्रोफाइल पिक लगाता हूं अपने फेसबुक पर, अपने टेलीग्राम पर और अलग अलग सोशल मीडिया पे अपने टॉप 3 विनर्स और टॉप 10 विनर्स को मैं प्रमोट करता हूं। तो प्लीज आप भी आइए और इस मेगा क्विज कैलेंडर को करिएगा। अगर किसी को कैलेंडर नहीं आता, नहीं पढ़ा, तो मुझे एक बार टेलीग्राम पे लिंक भेज, मुझे एक बार मैसेज कर देना, मैं आपको कैलेंडर का पूरा लिंक भेज दूंगा। बेसिक से पढ़ाया पूरा, आप पढ़ लीजिएगा, 2 घंटे में सब समझ में आ जाएगा। और आ जाइएगा, टेस्ट देना है 5 से 6 बजे अनअकैडमी पर। कैसे भी करके ना मिले क्लास की लिंक तो कहां जाना, तो आप मेरे पास आ जाएगा, मैं आपको क्लास की लिंक ले दूंगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक मैंने स्टार्टिंग में दिया हुआ है, रीजनिंग कलर्स बाय आकाश चतुर्वेदी, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है आपका कार्यवाही। मुझे बताइए क्या होता है कार्यवाही का मतलब क्या होता है? देखिए कार्रवाई यानी कथन और कार्रवाई। यहां पर आपको देखिए, यहां पर दोस्तों होता क्या है कि आपको एक कथन दिया हुआ है, उसके नीचे कुछ कार्रवाई लिखी हुई है, यानी कि कोर्स ऑफ एक्शन। कार्रवाई मतलब एक एक्शन लेना। कथन में हमेशा आपके सामने एक क्या दिया होगा, आपको एक प्रॉब्लम यानी कि एक इशू दिया होगा। अगर वो इशू जो दिया हुआ है, आपको जो इशू यानी कि प्रॉब्लम दी हुई है,
अगर आपने उस प्रॉब्लम के लिए एक्शन लिया तो वो एक्शन उस प्रॉब्लम को या तो खत्म कर दे और या फिर उसको कम से कम कर दे, तो फिर ये कार्रवाई सही होगी। और अगर आप एक ऐसा एक्शन ले रहे हो जिससे आपकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई तो वो कार्रवाई आपकी गलत मानी जाएगी। सिंपल सी बात है। तो हमेशा जब कार्रवाई करते हो तो उस पर आपका जो प्रॉब्लम है, मेन जो प्रॉब्लम है स्टेटमेंट में दिया है प्रॉब्लम, वो कम या खत्म हो जानी चाहिए। सिंपल सी बात है। चलिए करते हैं। ये बताइए सबसे पहला, दो स्थानीय क्लबों के सदस्य कभी कभी मुख्य सड़क पर एक दूसरे से लड़ते हैं और यातायात को रोक देते हैं। प्रॉब्लम क्या है? उन दोनों का लड़ना और फिर रोड को ब्लॉक कर देना। ये है हमारा कार्रवाई, ये हमारा कथन था, ये प्रॉब्लम थी। चलिए इस पर एक्शन क्या लेते हैं और कौन सा सही होता है, लेट्स सी। देखिए, स्थानीय पुलिस थाने को मुख्य सड़क पर 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात कर देने चाहिए। अच्छा ये बताओ, इस एक्शन से क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? अरे बिल्कुल होगी। अगर 24 घंटे पुलिस लगेगी तो वो लोग लड़ेंगे नहीं, यानी कि सही हो जाएगा। बात समझिएगा। 24 घंटे अगर आप पुलिस कर्मी को तैनात करते हो तो क्या इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? कार्रवाई हमेशा ऐसे देखा करो कि क्या उससे हमारी स्टेटमेंट में दी हुई प्रॉब्लम खत्म हो रही है या कम हो रही है। अगर हो रही है तो उसको सही कर देना। चलिए आगे देखिए। लड़ाई झगड़े में लिप्त लोगों की शिनाख्त की जानी चाहिए और उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। दूसरे वाले से भी हमारी प्रॉब्लम बिल्कुल ही पूरी ये तो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। तीसरा, स्थानीय प्रशासन को तत्काल प्रभाव से दोनों क्लबों के प्रबंधन को भंग। ये गलत है यार, ये गलत है। देखिए आपने क्या करा, लड़ रहे हैं कोई और लोग, बात समझना, लड़ रहे हैं कोई और लोग, आपने क्या करा कि भैया जो मैनेजमेंट है वहां का, क्लब का, उसको ही आप निलंबित कर दो, डिसबैंड कर दो। ये कार्रवाई गलत है। कार्रवाई उस पे लो जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। क्लियर है? हो सकता है भैया वो क्लब को आप बैन भी कर दोगे तो वो जो लोग लड़ रहे थे वो वापस आके फिर से लड़ने लगे। तो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट कार्रवाई। पहला और दूसरा बिल्कुल सही कार्रवाई है, तीसरा गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। चांद शेख जी गलत है। देखिए ध्यान से देखिएगा, चांद शेख जी तीसरा वाला गलत है। दोस्तों ये याद है ना आप लोगों को, कैलेंडर की आज शाम से 5 से 6 बजे अनअकैडमी पर क्लास है, मेगा क्विज टेस्ट होगा। आप सभी अपना समर्पण दिखाइएगा हमारे पास में, और जितने भी लोग गांव मोहल्ले से लेके आ सकते हो सबको लेके आओ। जो यहाँ का है नहीं है, मम्मी पापा बहन भाई दादा दादी मोहल्ले वाले सबको लेके आइए, एक साथ बैठकर ये क्विज करेंगे और मजे करेंगे। चलिए अगले क्विज। पिछले क्विज में बहुत मजा आया था हम लोगों को, पता है, बहुत ही मजे से, बहुत ही हंस खेल के और बहुत सीरियसली, मतलब हर तरीके से क्विज किया था। यानी लोगों को एकदम बिल्कुल मजा आ गया था। ऐसा पेन खट 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 ऐसा चलता था, 10 सेकंड में आंसर आता। आपको पता है जितने भी लोगों ने क्विज दिया है, बताइए भाई कितने लोगों ने पिछला क्विज दिया हुआ है? जितने लोगों ने भी पिछला क्विज दिया हुआ है बताइए, उन लोगों को मजा आया था कि नहीं आया था? अगर आया तो ये यस लिख दीजिए। अगर आप लोगों ने दिया था पिछला क्विज तो बताइए आप लोगों को मजा आया था, और अगर आया था तो एक यस लिख दीजिए। बहुत मजा आया था भाई पिछले वाले में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। स्थानीय स्कूल में बहुत से बच्चे पिछले 6 महीने में लगातार चौथी बार स्कूल कैंटीन में तैयार किया भोजन खाकर बीमार पड़ गए। तो प्रॉब्लम यह है कि स्कूल कैंटीन में जो खाना बन रहा है उससे चौथी बार लगातार बच्चे बीमार पड़े। तो बच्चे बीमार पड़े हैं खाना खाने के बाद, जो लगातार पिछले 6 महीने से हो रहा है ऐसा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, कोमल, प्रेरणा, गौरी कह रहे हैं सर मजा आया था, आज भी आएंगे। यस बिल्कुल मजा आया था, बिल्कुल मजा आया था गौरी वर्मा, थैंक यू। तो आज भी मजा आएगा। आंसर दीजिए भाई इस क्वेश्चन का, क्या एक्शन ले सकते हैं? द स्कूल मैनेजमेंट शुड इमीडिएटली टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कैंटीन एंड आस्क फॉर कंपनसेशन। सही है कि गलत है? बताइए, क्या ये सही है कि गलत है? देखिए, स्थानीय स्कूल में बहुत से बच्चे पिछले 6 महीने में लगातार चौथी बार स्कूल कैंटीन में तैयार किया भोजन खाकर बीमार पड़ गए। तो हमने बोला स्कूल मैनेजमेंट से बोलो कि तुरंत इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाए और इनसे कंपनसेशन मांगा जाए। बताइए पहला सही है कि गलत है? पहला सही है। गौरी वर्मा कह रही नहीं सर पहला तो गलत होना चाहिए। अच्छा चलो पढ़ते हैं, ठीक है, पहला वाले को छोड़ के अभी जरा दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है स्कूल प्रबंधन को सभी बच्चों को कैंटीन से खाद्य वस्तुएं ना खाने की सलाह देनी चाहिए। सही है कि गलत है? दूसरा कह रहा है कि भाई स्कूल मैनेजमेंट शुड एडवाइज ऑल द स्टूडेंट्स नॉट टू ईट आर्टिकल्स फ्रॉम द कैंटीन। ये थोड़ा सा यार गड़बड़ लग रहा
है ना। चलो आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। कैंटीन के मालिक को लापरवाही के लिए तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब बताइए तीनों में सही एक्शन क्या होगा, बताइए तीनों का सही एक्शन क्या होगा। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं सिंपल सी, देखना एक बात बताना, सिंपल सी बात बता रहा हूं। देखो काफी लोग इसमें कहेंगे कि इमोशनल आ जाएंगे, काफी लोग इमोशंस में आ जाएंगे, कहेंगे सर कॉन्ट्रैक्ट तुरंत बंद करना चाहिए, कॉन्पनसेशन मानना चाहिए, और कैप्टन का कैंटीन का जो मालिक है उसको जेल में भेज देना चाहिए, सब कर देना, एकदम इमोशंस में आ जाएंगे, आ जाएंगे। और किसी की भी नज़र दूसरे वाले पर नहीं जाएगी, जबकि दूसरा वाला सही है और पहले दोनों गलत हैं। ध्यान रखिएगा, पहले दोनों कार्रवाई गलत है और दूसरा वाला सही है। रीजन, रीजन समझिएगा, किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट बंद करना, किसी को जेल में डालना, किसी को मारना पीटना, ये सभी एक्शन एक हार्श एक्शन बोले जाते हैं। हार्श मतलब एक बहुत ही बड़ा दंडनीय अपराध जब करते हो तब उस बेसिस पे आप एक बड़ा एक्शन लेते हो। बात समझिएगा मेरी। देखिए आपने खाना बनाया, हो सकता है साफ सफाई ना हो, कुछ ना हो, आप उनको वार्निंग दे सकते हो। ध्यान रखिएगा, किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट बंद करने से पहले, किसी को भी लापरवाही में जेल भेजने से पहले हमेशा जो कार्रवाई होती है वो पहले वार्निंग की होती है। याद रख लीजिएगा इस बात को, सबसे पहले आपको एक वार्निंग यानी चेतावनी देनी पड़ेगी। अगर आप चेतावनी देते हो, चेतावनी के बाद भी वो गलती होती है, तब आप उसका कॉन्ट्रैक्ट भी छीन लो, उसको जेल में बंद कर दो। ध्यान रखिएगा, मामूली बात के लिए, मामूली मतलब ऐसी बहुत बड़ा दंडनीय अपराध तो नहीं किया, किसी का खून तो नहीं किया, एक एक ठीक ठाक कह सकते हो दिक्कत के लिए, यानी ठीक ठाक प्रॉब्लम के लिए एक ठीक ठाक कार्रवाई होनी चाहिए। हमेशा एक कड़ी कार्रवाई तब करी जाती है जब आपने वार्निंग के बाद भी वो लोग नहीं मान रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कड़ी कार्रवाई करना गलत माना जाता है। कड़ी कार्रवाई करना, देखिए सिंपल मामलों पर कड़ी कार्रवाई करना गलत। आप कहोगे सर सिंपल मामला क्या है, 6 महीने से बच्चे लगातार बीमार पड़ रहे हैं। देखो सिंपल सी बात है, बीमार पड़ रहे हैं तो बीमार क्यों पड़ रहे हैं इसके पीछे का पता लगाओ। पता लगाने के बाद जो कैंटीन है उसको वार्निंग दो, बोलो कि ये चीज़ ठीक करो, उसके बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो। अगर वो वार्निंग के बाद भी नहीं मानता है, पहली बार अगर आप पकड़े जाते हो तो ध्यान रखना, कड़ी कार्रवाई जब भी करोगे तो कड़ी कार्रवाई ज़्यादातर गलत हो जाती है, कड़ी कार्रवाई गलत हो जाती है। तो आप ना तो उसको जेल में डाल दोगे, ना ही उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दोगे। क्लियर हुआ। इसलिए दूसरा वाला, हाँ दूसरा एक कर सकते हो, तुरंत एक्शन क्या लोगे आप, एक्शन ये लोगे इमीडिएटली आप उनको बोलोगे बच्चों को कि वो कैंटीन का फूड अभी ना खाएं, कैंटीन का फूड ना खाएं। बात समझ रहे हैं। और उसके बाद उनको वार्निंग दो कि आपको उसको ठीक करना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तीसरा कह रहे हैं बहुत से स्कूल बसों में, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं मुझसे सहमत नहीं होंगे, मैं आपको सच बताऊं सर 4 बार बच्चे मैं मान रहा हूं कि आप लोग कहीं ना कहीं इमोशंस में आएंगे। देखिए अच्छा एक बात बताओ अवन, एक बात बताओ, 4 बार बच्चे बीमार हुए, अगर स्टेटमेंट, देखिए पिछला वाला क्वेश्चन मैं क्यों गलत कर रहा हूं, इसका रीजन आप कह रहे हैं सर 4 बार बच्चे बीमार हुए, आप कह रहे हैं मामूली बात है, बात तो सही है यार 4 बार, लेकिन ये बताओ क्या कहीं भी स्टेटमेंट में ये लिखा है कि बार बार वार्निंग देने के बाद भी 6 महीने से लगातार चौथी बार बच्चे बीमार पड़े? इस केस में आप कॉन्ट्रैक्ट भी ले लो, इस केस में उनको जेल में भी डाल दो, सिंपल सी बात है। बात समझना, बार बार चेतावनी देने के बाद भी चौथी बार बच्चे बीमार पड़े। अच्छा एक बात बताओ भैया, अगर चौथी बार बच्चे बीमार पड़े तो क्या कर रहा था स्कूल मैनेजमेंट, क्यों नहीं आपने चेतावनी ली, आपने क्यों 4 बार बीमार होने दिया? इसका मतलब आप चौथी बार में सख्त कार्रवाई नहीं कर सकते, आपकी भी गलती रही है, आपको पहले उनको वार्निंग देनी पड़ेगी, उसके बाद उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। बात समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार हो गया, दूसरी बार हो गया, तीसरी बार हो गया, आपने कुछ नहीं किया, बोले ठीक है बीमार पड़ने दो, आपने चौथी बार बीमार पड़े, आपने जेल में डाल दिया। आप ये कहोगे सर जब 3 बार बीमार पड़े थे तब आप कहां थे? तो अगर स्टेटमेंट में ये लिखा होता कि 4 बार वार्निंग यानी चेतावनी देने के बाद भी बच्चे बीमार पड़े तो आप उनको जेल में भी डाल दीजिए, आप उनसे मुआवजा भी ले लीजिए। आ गई बात समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? राहुल गिरी जी बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गिरी एक्चुअली क्या होता है कि जब भी मैं देखता हूं ना मैसेज, राहुल आपका मैसेज या तो बहुत ऊपर चला जाता होगा, मुझे उस समय जो भी फोन में मैसेज दिखाई देते हैं मैं उनका आंसर दे देता हूं, क्योंकि अगर मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा तो फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आंसर दीजिए राहुल। अब बताइए राहुल आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर ये गलती चौथी बार हो रही है, 1-2 बार नहीं हुआ। मैंने आपको बोला ना भोजपुरी मसाला जी, क्या नाम है आपका? भोजपुरी मसाला जी, मैंने क्या बोला?
कि चौथी बार हो रही है तो मैनेजमेंट क्या कर रहा था, उन्होंने चेतावनी क्यों नहीं दी, चेतावनी देने के बाद ही होना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बताइए, बहुत से स्कूल बसों में सुरक्षा दिशा, देखो यार ये जो चैप्टर होते हैं ना, हमने बोला कि ये हमारे और आपके पर्सनल ओपिनियन पे जाते हैं। यहाँ पर आपके हिसाब से कुछ और होगा, हमारे हिसाब से कुछ और होगा, तो इसीलिए हमने एक क्वेश्चन को आपको डिस्कस कर रहे हैं जिससे कि हम और आप एक सेम कॉमन प्लेटफॉर्म पर आकर इनको सही कर सके। तो बस हमें यही यहाँ पर सीखना है कि कब सही करना और कब गलत करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डिप्लोमेटिक होते हैं, हम इमोशनल में बह गए, कोई प्रैक्टिकली सोचने लग गया, जो प्रैक्टिकली सोचेगा उसके हिसाब से अलग आएगा, जो इमोशनली सोचेगा उसके हिसाब से अलग आएगा। हमें अपना इमोशन और प्रैक्टिकल सोच अलग रखना है, स्टेटमेंट के आधार पर सिर्फ उसका आंसर देना है। चलिए आंसर बताइए भाई। बहुत से स्कूल बसों ने सुरक्षा दिशा निर्देशों का उचित पालन किए बिना सीएनजी किट लगवाए हैं, ठीक है। इसके प्रमाण स्वरूप शॉर्ट सर्किट के कारण इन बसों में आग लगने की घटनाएं हो जाती हैं और स्कूली बच्चों को अपना जीवन खतरे में डालना पड़ता है। बहुत बढ़िया। चलिए क्या कार्रवाई करनी चाहिए? क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को उन सारी स्कूल बसों की जांच करनी चाहिए जिनमें सीएनजी किट लगाया गया। देखिए ये कार्रवाई मैं सही मानूंगा, क्योंकि जो आपने अभी प्रॉब्लम बताई, अगर ये कहते कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी तुरंत स्कूल बसों को बैन कर दे या उसके ड्राइवर को बैन कर दे या उसके मालिकों को बैन कर दे, गलत है। आप जांच करो, वार्निंग दो, गलत पाए जाते हैं चेतावनी दो, उसके बाद बैन करो। ध्यान रखिएगा, आपको कभी भी कोई एक्शन लेना है तो एक्शन के पहले हमेशा एक चेतावनी देना आवश्यक होती है। चलिए दूसरा बताइए, स्कूल प्रबंधन को सीएनजी किट लगी बसों को किराए कर लेना तत्काल बंद कर देना चाहिए। किराए कर देना बसों को अच्छा इसमें पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट ऑफ ऑल द स्कूल शुड स्टॉप हायरिंग। अच्छा हायर करते हैं ना ये लोग, किराए से लेते हैं तो अच्छा ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल शुड स्टॉप हायरिंग बसेस फिटेड विद सीएनजी, ये गलत है भैया। ये बताओ सीएनजी किट अगर गलत लगाई जा रही है तो स्कूल का मैनेजमेंट सीएनजी किट लगी हुई बसों को किराए पर लेना ही बंद कर दे, क्या ये हमारा समस्या का समाधान है? नहीं है। समस्या तो अभी भी यही रही ना, अरे भैया आप बच्चों को नहीं ले जाओगे तो वो किसी और को ले जाएंगे, उनकी जान खतरे में डालेंगे। तो भैया ये जो आपको दिया गया कार्रवाई ये सही नहीं है, ये कार्रवाई सही नहीं होगी, ठीक है। चलिए भाई अगले पे चलते हैं। अगला भैया देखिए क्या है, अगला कह रहा है सरकार को स्कूली बसों में सीएनजी किट के प्रयोग पर रोक लगाने की अधिसूचना जारी करनी चाहिए। चलिए देखते हैं। गवर्नमेंट शुड इशू अ नोटिफिकेशन बैनिंग ऑल द स्कूल, गलत। आपने सीधा सीधा नोटिस डाल दिया कि आपको बैन करना है। ये बताइए भैया क्यों बैन करना है? आप चेक करिए ना कि कौन सही से लगा रहा है कौन गलत से लगा रहा है। आपने चेक किया नहीं, आपने सीधे कर दिया कि आप बैन कर दो, सीएनजी किट स्कूल बच्चों की बसें में नहीं लगेगी। गलत है, आपका बोझ बढ़ जाएगा, आपको पैसा ज्यादा लगेगा, सीएनजी सस्ती होती है। तो इसका ये भी एक सही उपाय नहीं है। सिंपल सी बात है, सही उपाय किसमें था? सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 में सही उपाय था, सही था सिर्फ नंबर 1 में। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग जल्दी से। देखिए टाइम ऑलमोस्ट हमारा हो गया है, जल्दी से बताइए कि हमें इसको, दोस्तों टाइम हमारे पास हो गया है। टेक्निकल टीम की तरफ से भी मेरे पास जो है मैसेज आ गया है कि सर टाइम ज़्यादा हो गया है, अगली क्लास भी है। दोस्तों मैं यहाँ पर ही सेशन खत्म कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको, पीडीएफ मेरे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा और वाईफाई स्टडी चैनल पर भी मिल जाएगा। तो सॉरी वाईफाई स्टडी एप्लीकेशन पर मेरे टेलीग्राम के साथ अगर आप लिंक हो जाते हो तो आपको रोज की पीडीएफ्स और रोज के लिंक सेशन के और मेरी सारी स्पेशल क्लासेस बेसिक से सब आपको मिल जाएंगी। एक बार सिर्फ आपको आना है और टेलीग्राम से जुड़ जाना है। अगला क्वेश्चन ये था, स्क्रीनशॉट लेकर इसका आंसर कमेंट में करिएगा। अगला क्वेश्चन ये था, स्क्रीनशॉट लेकर आंसर कमेंट में करिएगा। अगला क्वेश्चन इसको भी आंसर कमेंट में करिए, इसका भी आंसर कमेंट में करिए, इसका भी आंसर कमेंट में करिए। क्या करिए कि हाँ सर हम आएंगे 5 से 6 बजे आज, ठीक है। और अगला क्या है, अगले का भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ये सारे होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आज रखे थे लेकिन ये 1 घंटे का नहीं है, कम से कम 2 घंटे का चैप्टर है। तो कोशिश करेंगे या तो हम अगली बार इसको कंटिन्यू कर देंगे और या फिर आपको क्या करेंगे, आप इसको कर लीजिएगा, आपको फिर अगली क्लास में जब हमारा स्पेशल सेशन होगा इसको हम फिर कर देंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन प्लीज होमवर्क में कर लीजिए करिए। मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे कमेंट में आंसर बताया जी, ठीक है। चलिए दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम
टेलीग्राम लिंक है, ये मेरा फेसबुक का लिंक है और ये है मेरा अनअकैडमी का लिंक। आज 5 से 6 बजे आपको आना है अनअकैडमी और टेस्ट देने जरूर, और टेलीग्राम पे लिंक हो जाएगा जहां पर रोज की पीडीएफ और रोज के आपको बेसिक सेशंस में आपको देता रहूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं कल फिर आपसे इसी वक्त इसी टाइम। खुश रहिए, मजे से रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।